Hello everyone, this is Shalini and you're watching Math is Fun with Shalini. So after grade 8, I am here with the grade 9 Math Olympiad sample paper of 2022 and 23. मेरी जो अभी तक की सीरीज है मैथ ओलंपियाड सैंपल पेपर्स की वो बहुत ही अच्छी जा रही है. आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, काफी सक्सेसफुल बनाया है उसको. तो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा. अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें और आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हमारा लॉजिकल रीजनिंग से फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज शी इज द ग्रैंडमदर ऑफ द सन. सो सबसे पहले हम जो इस तरह के रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो हमें बोला जा रहा है सेंटेंस में, क्योंकि सारा सेंटेंस एक साथ समझना इज वेरी डिफिकल्ट, तो हम एक एक करके लिखते जाएंगे कि हमको क्या बोला जा रहा है. ओके, सो जो भी स्टेटमेंट है वो कौन बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेड. ओके, सो सबसे पहले तो एक मैन है विच इज हु इज सेइंग कि शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ द सन. एक फीमेल के बारे में वो बात कर रहा है, एक फीमेल के बारे में बात कर रहा है. एंड ही इज सेइंग कि ये जो है वो मेरे ग्रैंड मदर ऑफ द सन ऑफ माय डॉटर इन लॉ, मेरा इसकी जो डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ का जो सन है, यानी इसका क्या हुआ, डॉटर इन लॉ का जो सन है वो इसका क्या हुआ, ग्रैंडसन हुआ, राइट. और डॉटर इन लॉ की मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ की मदर इन लॉ कौन हुई, डॉटर इन लॉ. अगर ये इसकी डॉटर इन लॉ है, इसकी मदर इन लॉ है, तो ये कौन हुए, ये इसके फादर इन लॉ हुए, राइट. इस डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ हुए. ये जो आदमी है जो ये बात कर रहा है वो इसका फादर इन लॉ हुआ. और ये जिसके बारे में बात कर रहा है ये मदर इन लॉ, एंड दीज बोथ आर सेम, इक्वल. दिस फीमेल इज दिस मदर इन लॉ ऑफ दिस डॉटर इन लॉ. सो अगर ये इसकी मदर इन लॉ है और ये इसके फादर इन लॉ है, तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हुए, राइट. हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, दे बोथ आर हस्बैंड वाइफ. और उनकी एक बहू है और उसका एक बेटा है जिसकी वो दादी है, राइट. तो इस तरह से पूरा रिलेशन है, तो आपको समझना है, आप ड्रॉ करके देख सकते हो. रिलेशन बेस्ड पर मेरा एक वीडियो है जो मैंने बनाया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसमें काफी सारी ट्रिक्स भी मैंने बताई हैं. उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर चेक कर सकते हो. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, वाइफ. So second question is, which of the following Venn diagrams best represent the relationship amongst state, country and village? तो स्टेट, कंट्री और विलेज, इनमें से सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है हमारा कंट्री, राइट. कंट्री के अंदर आती है स्टेट्स और स्टेट्स के अंदर आते हैं विलेजेस. यही रिलेशन होता है ना. विलेजेस जो है वो स्टेट्स के अंदर आते हैं और स्टेट्स जो है वो कंट्री के अंदर आती हैं. तो अल्टीमेटली जो विलेज है वो कंट्री के अंदर ही आ रहे हैं, राइट. तो इस तरह का पूरा जो हमारा वेन डायग्राम है वो है ऑप्शन ए में. सो ऑप्शन ए है हमारा इसका करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ऑड वन आउट. यहाँ पे आपको प्रोपोर्शन में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको ऑड वन आउट यहाँ पर फाइंड करना है. इस तरह से देखने से फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं आप थोड़ी देर के लिए उसमें जो बहुत हायर मैथमेटिक्स है वो भूल जाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आप जब देखोगे तो ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आप जो डिजिट्स का सम है, 1 + 8 = 9 and 1 + 0 + 8 is 9, राइट. यहाँ पे जो डिजिट्स का सम है उसका प्रोपोर्शन सेम है. सेम हम बी ऑप्शन में देखेंगे, 4 + 2 is 6, 1 + 3 + 2 is 6, राइट. सिमिलरली आप थर्ड ऑप्शन में देखो, 2 + 2 is 4, 1 + 2, 1 + 1 2, 2 + 2 4, and the last one 2 + 6 8, and the last 156, the digits, sum of digits will be 6 + 5 11 + 1 12. So the D option is odd one out, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में जो सम है डिजिट्स का वो सेम है. So मैथमेटिकल रीजनिंग से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 2 is to √5 + √3
प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 बाय रूट 5 प्लस रूट 2। सो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है रैशनलाइजेशन का। तो इस क्वेश्चन में हमें इन जो सारे नंबर्स हैं इनको रैशनलाइज करना है ताकि ये जो साइन है हमारा स्क्वायर रूट का जो साइन है ये हट जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को अब हम दोबारा नहीं उतार रहे हैं, हम इसे डायरेक्ट रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में साइन है, जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ प्लस है तो उसके ऑपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट जो ये फॉर्मूला है रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 3, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है और उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जिससे जो हमारा रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल होके रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम रैशनलाइजेशन इस तरह के क्वेश्चंस में करते हैं। तो चलिए हम सारे जो नंबर्स हैं सारे उन सब में रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 3 बाय रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 माइनस रूट 2। अब देखो ये जो पेयर हैं यहाँ पे ये जो बन रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी? हमने फॉर्मूला पढ़ा है अलजेब्रा में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ऊपर जो 2 का मल्टीप्लाई होगा वो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे 2 रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। सो रूट 5 स्क्वायर मीन्स 5 और रूट 3 स्क्वायर मीन्स 3। सो दिस विल बी 5 माइनस 3। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा होगा 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये सेम नंबर ही रहेगा और ये नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2, राइट। उसके बाद हमारा 3 का जो मल्टीप्लाई है रूट 5 माइनस रूट 2 में होगा और नीचे हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 2। तो ये देखो 5 माइनस 2 दिस इज 1। अभी यहाँ पे देखो 5 माइनस 2 इज सॉरी 5 माइनस 3 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, 5 माइनस 2 इज 3। सो ये जो 3 है कैंसिल हो जाएगा, 1 तो ऑलरेडी देयर है, ये 2 जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है बीच में साइन, इसको आप माइनस, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना माइनस, हमने इसको रॉन्ग प्लस लिख दिया। ठीक, अब ये प्लस रूट 5 और ये माइनस रूट 5 कैंसिल, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 कैंसिल। सो एवरीथिंग हैज बीन कैंसिल्ड। सो अब हमारे पास आंसर बचा है 0 एंड 0 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So the fifth question is two metallic right circular cones। यहाँ पर हमको कोन्स की बात हो रही है तो कोन्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो राइट सर्कुलर कोन्स हमको बोले हैं 2 हैं, ठीक है, हैविंग देयर हाइट्स 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इनकी जो हाइट हमको दी हुई है ये दी हुई है 4.1 सेंटीमीटर और दूसरे की जो हाइट हमको दी हुई है वो दी हुई है 4.3 सेंटीमीटर। ओके, द रेडियस ऑफ देयर बेसिस इज 2.1 सेंटीमीटर ईच। दोनों का जो रेडियस है वो 2.1 हमको दिया हुआ है। नाउ हैव बीन मेल्टेड टुगेदर एंड रीकास्ट इनटू अ स्फीयर। इन दोनों कोन्स को जो क्योंकि मेटल के बने हुए हैं तो उनको मेल्ट कर दिया और जो लिक्विड हमको मिला उससे हमने वापस उसको रीशेप किया इनटू अ स्फीयर, फिर से एक स्फीयर बनाया। तो हमको स्फीयर का डायमीटर निकालना है। तो देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना कि आप एक शेप को हटा के दूसरा शेप जो है बनाते हो तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं, बिकॉज जब आप दोनों को मेल्ट कर दोगे कोन्स को तो आपको जो मेल्टेड मेटल मिलेगा उसका टोटल वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना इन दोनों कोन्स का वॉल्यूम है। और फिर सेम जो लिक्विड है उससे आप स्फीयर बना दोगे तो स्फीयर में भी उतना ही वॉल्यूम जाएगा जितना इन दोनों का वॉल्यूम था, राइट। सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स, volume of both cones equals to volume of sphere। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h।
ये कोन का वॉल्यूम होता है फॉर्मूला। ठीक, तो अब हम इसमें वैल्यूज रख देंगे। देखो बोथ कोन्स की हम बात कर रहे हैं तो एडिशन करेंगे। सो 1/3 पाई आर, हमारे पास रेडियस क्या है, दोनों की सेम है। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम क्या है, दोनों जो वॉल्यूम है दोनों कोन्स का उनको ऐड करेंगे, तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, H1 बोलते हैं, बिकॉज आर तो आर ही है, दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, एंड दूसरे कोन का जो हाइट है उसको हम H2 बोलते हैं। ठीक, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे हमने स्मॉल आर से डिनोट किया तो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, तो पाई आर क्यूब, राइट। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉमन लेके 1/3 पाई आर स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा H1 प्लस H2 इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ऑलराइट, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ओके, अब हम कर देंगे वैल्यूज पुट। ठीक, तो R है हमारे पास 2.1 स्क्वायर, H1 है हमारे पास 4.1 प्लस 4.3 इक्वल्स टू 4r क्यूब। रेडियस हमको पता करना है, क्योंकि रेडियस पता चलेगी तभी हम डायमीटर पता कर पाएंगे। ठीक है, 2.1 का स्क्वायर निकाल लेंगे और इसके बाद इन दोनों को हम ऐड करके सॉल्व कर लेंगे। सो यू विल गेट द आंसर 2.1 क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब। सो r विल बी 2.1। अब हमको r पता चल गया है, 2.1 है रेडियस, तो डायमीटर कितना होगा, 2 into r, right? So 2 into 2.1 is 4.2 centimeter, and 4.2 centimeter is in option C. So option C is the correct answer for this question. Sixth question is 2 dice are tossed. 2 dice हमने हवा में उछाले. The probability that the total score is a prime number is. आपको पता है कि डाइस पे जो नंबर होते हैं वो होते हैं 1 से लेके 6 तक. ठीक है, तो जब आप 2 डाइस एक साथ उछकाओगे, 2 डाइस एक साथ उछालोगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर आपको प्राइम नंबर मिले. प्राइम नंबर, टोटल स्कोर जो है वो प्राइम नंबर हो. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 प्राइम नंबर होता है. तो 2 कैसे मिलेगा, 1 अगर दोनों पे आ गया तो हमको 2 मिल जाएगा, राइट. या फिर 2 या 3 आ गया तो 5 मिल जाएगा. उसके अलावा फर्स्ट डाइस में 3, दूसरे में 2 भी आ सकता है, 1 और 2 भी आ सकता है. 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 2 या 1 भी आ सकता है. आपको सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलना है. ठीक है, 1 या 4 भी आ सकता है, 4 and 1 बिकॉज 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. उसके अलावा 1 और 6 बिकॉज 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, एंड 6 and 1. आपको ये ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ भी हो सकता है. फर्स्ट डाइस में कोई नंबर आ सकता है, सेकंड डाइस में कोई और नंबर आ सकता है. इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर, राइट. 3 and 4 के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अगेन 7 इज अ राइट नंबर, प्राइम नंबर. देन लास्ट वन इज 5 and 6 का भी तो एक कॉम्बिनेशन होगा बिकॉज 11 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. तो इतने सारे कॉम्बिनेशन हो गए. आप मुझे बता देना अगर कुछ मिस कर दिया हो मैंने तो ये सारे कॉम्बिनेशन हम गिन लेते हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है 15. और जब हम डाइस को उछालते हैं 2 डाइस को, तो उनके जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं वो होते हैं 36, और हमारे फेवरेबल कॉम्बिनेशन है 15. सो 15 by 36, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 5 by 12 is the probability. So 5 by 12 is in option B. So option B is the correct answer for this question. Okay, next is mathematical. Okay, हमारा 7th क्वेश्चन है 1/3 of the boys and 1/2 of the girls of a college participated in a social work project. If the number of students who participated is 300, out of which 100 are boys, then what is the number of students in the college? Okay, टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट हैं वो
300 है। 300 जो है वो ये नंबर नहीं है कि कॉलेज में इतने स्टूडेंट है, कॉलेज में तो ज्यादा स्टूडेंट है, पर उन सारे स्टूडेंट्स में से 300 ने पार्टिसिपेट किया। ओके, सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 300 हैं। राइट अब हम मान लेते हैं कि जो बॉयज हैं कॉलेज में, पूरे कॉलेज में, लेट द बॉयज इन द कॉलेज इज x, क्योंकि हमको कॉलेज की ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, तो बॉयज इन द कॉलेज इज x, राइट। सो गर्ल्स इन द कॉलेज इज y, लेट गर्ल्स इन द कॉलेज इज बॉयज y। ओके ये दोनों हमने अज्यूम कर लिया। अब हमको जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैं इसमें से हमको बोला है कि 100 जो है वो बॉयज हैं, राइट। अब 300 में से अगर 100 बॉयज है तो बाय डिफॉल्ट 200 गर्ल्स होंगी पार्टिसिपेंट्स, है ना। ये हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं। तो 100 बॉयज हैं तो 200 गर्ल्स हैं। अब हमको क्या करना है इसमें, उसमें बोला है कि 1/3 ऑफ द बॉयज एंड 1/2 ऑफ द गर्ल्स ऑफ अ कॉलेज पार्टिसिपेटेड इन द सोशल प्रोजेक्ट। 1/3 ऑफ द बॉयज यानी कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज माने x इन द कॉलेज, तो x/3 जो है वो है हमारे पास 100। x/3 टोटल नंबर ऑफ जो बॉयज है इन द कॉलेज, उसका जो 1/3 पार्ट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो कितनों ने पार्टिसिपेट किया, 100 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया। सो x/3 इक्वल्स टू 100। सिमिलरली हाफ ऑफ द गर्ल्स यानी y/2, y जो है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है कॉलेज में, उनके हाफ ने जो है पार्टिसिपेट किया है। और कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है, वी ऑलरेडी फिगर्ड आउट, 200। सो x की वैल्यू यहां से क्या निकल कर आई है, 100 इंटू 3, 300। और y की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 200 इंटू 2, सो y इक्वल्स टू 400। अब गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग नंबर्स आ गए तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, x प्लस y, राइट। गर्ल्स प्लस बॉयज 300 प्लस 400, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए कॉलेज में, 700, एंड 700 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 8th question is, the population of a town is increased from 1,75,000 to 2,62,500 in a decade. Decade means in a 10 years. In 10 years of period, the average percent increase of population per year is. अब देखो सबसे बड़ी चीज जो नोटिस करने वाली वो ये है कि 1,75,000 से बढ़ के पॉपुलेशन हो गई है 2,62,500 in 10 years, right? तो 10 years में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, 10 years में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, माइनस कर लो, 262,500 माइनस 1,75,000, 1,75,000। जब हम इसको माइनस करेंगे सो वी विल गेट द आंसर 87,500। ओके, 87,500 इज द आंसर। सो 10 इयर्स में जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो ही है 87,500। सो 1 ईयर में कितनी इंक्रीज हुई है, अगर 10 साल में इतनी बड़ी है तो 1 साल में कितनी बड़ी होगी, ऑन एन एवरेज हम देखें तो। सो 87,500 डिवाइडेड बाय 10, सो जो पर ईयर है वो 8,750, इतनी जो पॉपुलेशन है वो पर ईयर बढ़ी है। अब हमको इसको निकालना है परसेंटेज में, क्योंकि हमसे पूछा है, देखो परसेंट पूछा है, कितने परसेंट जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे पर ईयर, 8750 जो हमने निकाला है फिगर डिवाइडेड बाय 175,000 इंटू 100। हमने क्यों लिया है 1,75,000, बिकॉज दैट वाज द स्टार्टिंग। ठीक है, हमको वो पॉपुलेशन दी हुई है स्टार्ट वाली, कि ये स्टार्टिंग की पॉपुलेशन थी 10 इयर्स पहले, और हर साल बढ़ते 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 2,62,500 हो गई है आफ्टर 10 इयर्स। तो इसीलिए हमने पहले वाला नंबर लिया है, बाद वाले नंबर पे हम परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, अब देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 zeros, सॉरी यहाँ पे 2 zeros आएंगे, 100 की जगह 1000 लिख दिया मैंने।
3 zeros से 2 zeros and 1 zero this cut. 875 divided by 175. When you will solve this, you will get the answer 5% because 175 ones are 5s are 875. So 5% is the answer and 5% is in option B. So option B is the correct answer for this question. हाँ जी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा अचीवर सेक्शन आ चुका है। जितना ज्यादा ये हमको ऐसा डराता है उतना ज्यादा ये है नहीं, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट होते हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड है, सिंपल होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो ऐसा होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ या मिसिंग नंबर्स काइंड ऑफ, इस तरह का जो पैटर्न है वो आपको अचीवर सेक्शन में देखने को मिलता है। सो फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एनी पॉइंट लाइन ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फ्रॉम। सो हमको यहां पर लिखना है, अच्छा ये जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है ये क्वेश्चन, तो आपको पता है कि ये x होता है, ये x डैश होता है, सिमिलरली ये y होता है और ये y डैश होता है। यहाँ पे होता है हमारा ओरिजिन। ओके, द एनी पॉइंट लाइंग ऑन द x एक्सिस, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है सो इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में वो रहेगा? अगर वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब है उसका जो y पॉइंट है वो 0 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? x0, राइट? तो यहां पर हम इधर पे लिख देते हैं x0, राइट? सेकेंड है हमारा द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट, एब्सिसा क्या होते हैं? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस, राइट? द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस ऑन y एक्सिस विल बी 0, क्योंकि x के जो कोऑर्डिनेट है, अगर कोई y एक्सिस पे पॉइंट है तो उसके x के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 0 रहेंगे, तो हम यहां पर लिख देते हैं 0। थर्ड पॉइंट है द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन, जहां पर दोनों एक्सिस मीट करती हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। आई जस्ट टोल्ड यू, राइट? सो दिस इज ओरिजिन। फोर्थ पॉइंट है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 4, 5 फ्रॉम द एक्सिस इज फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ओके, जब भी हम किसी पॉइंट की बात करते हैं 4, 5, इट मीन्स 4 इज हेयर एंड 5 इज समवेयर हेयर, राइट? और हम पूछ क्या रहे हैं? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द 4, 5 फ्रॉम द पॉइंट एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी होगी? जितनी यहां पर दूरी है। ये कितना दूर है? 5 पॉइंट्स दूर है, तो ये वाला पॉइंट यहां पे कहीं जो आएगा वो 5 पॉइंट्स दूर होगा, राइट? सो दिस आंसर इज 5। The perpendicular distance of the point 37 from the y axis, अब y axis मतलब x point से distance, तो कितना है x point से distance? 3, so this will be 3। okay, so ये जो सारे हमारे options हैं p, q, r, s और t की values जो हमने निकाली हैं x0, 0, origin, 5 and 3, ये है हमारी option number B में। so B is the correct answer for this क्वेश्चन, राइट? तो थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर दिया, इतने सारे स्टेटमेंट पढ़ के ही इंसान पागल हो जाए, अरे ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, वो भी दे दिया, लेकिन आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर उस पर आपने मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। यहां पर हमको दिया है, अब ये क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स से, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा हमको दिया हुआ है, एक्स आई की वैल्यूज हमको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, और हमें मैच द कॉलम करना है, यानी कि इसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, और फिर देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ए, बी, सी और डी में से करेक्ट है, राइट? तो ये डेटा में एक्स और एफ आई हमको दिया हुआ है, ठीक? तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको लिख लेती हूँ, इधर लिख लेती हूँ x i f i and we need x i f i, हमको x i f i चाहिए होगा मीन निकालने के लिए, ठीक? तो x i हमारे पास हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसको कॉलम वाइज। ओके, 14, 15, 16, 17 एंड 18। f i हमको क्या दिया हुआ है? 12 का 1,
3, 4, 8, 10, 3 and 1. ओके, अब हमको निकालना है एक्स आई एफ आई यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई. 12 into 1 12, 13 3 जा 39, 14 4 जा 56, 15 8 जा 96, 16 10 जा 160, 17 3 जा 51, 18 1 जा 18. अब हमको निकालना है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्योंकि वो हमको जरूरत पड़ेगा मीन निकालने के लिए, राइट. तो इन सब का सम हमको निकालना है, इन सारे नंबर्स का सम हमको निकालना है. तो इन सब का सम क्या होगा हमारा, इन सब का सम होगा 456. ओके, एंड समीशन ऑफ एफ आई भी हमको निकालना है. तो ये है हमारा 3 1 4 और 8 16 10 26 3 29 और 1 30. ओके, 30 इज द हमारा समीशन ऑफ एफ आई. अब हमको निकालना है सबसे पहले मीन. मीन इज व्हाट, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई. सो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज 456 डिवाइडेड बाय 30. Okay, 456 divided by 30. When you will solve this, you will get the answer 15.2. Okay, so mean of the data is 15.2. तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट का ऑप्शन आर, राइट. सेकंड है हमारे पास मीडियन. मीडियन क्या होता है भाई, मीडियन होता है मिडिल वैल्यू. हमारे पास मिडिल वैल्यू होती है मीडियन. अब इनमें मिडिल वैल्यू कौन सी है, देखो सबसे पहले एक्स आई काउंट कर लेते हैं. इवन है कि ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7. 7 मिडिल वैल्यू, 7 जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं तो हम n+1/2 का फॉर्मूला लगाते हैं. सो 7+1/2 मीन्स 8/2. इट मीन्स फोर्थ टर्म. सो विच इज द फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 15. सो जो हमारा मीडियन है वो है 15, राइट. सो सेकंड का ऑप्शन है क्यू, वो हमने मार्क कर दिया. मोड ऑफ द डेटा इज, मोड मीन्स जो हाईएस्ट हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर यूज हुआ है, 16 सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है. कितनी बार यूज हुआ है, 10 टाइम्स. सो 10 इज द मोड, 16 इज द मोड ऑफ दिस डेटा. 10 टाइम्स बिकॉज सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 16 की है. सो 16 इज द मोड ऑफ दिस डेटा. सो 16 को हम मैच कर लेते हैं. सो फर्स्ट का आर, सेकेंड का Q and third का P. This combination is in option A. So option A is the correct answer for this question. तो आपने देखा कि इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं. मुझसे कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं क्या यही सेम क्वेश्चन आएंगे. तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक सैंपल पेपर है. क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बट एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में. एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, आपको थोड़े और ट्रिकी भी हो सकते हैं और हो सकता है कि कुछ इजी भी आए. बट पैटर्न आपको समझाने के लिए सैंपल पेपर एसओएफ प्रोवाइड करती है ताकि आपको पता चले कि मैथ ओलंपियाड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि सारे 9th ग्रेडर्स जो हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें. चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाती है और ये बिल्कुल फ्री है. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.